जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी अंत तक सुने और पूरा सुने। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की संगत इंदिरा आंटी का है। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है, हमारे मन के विचारों को दूर करता है। सत्संग क्या है? किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करना ही सत्संग है, किसी भी प्रकार से ईश्वर के गुणों का वर्णन करना ही सत्संग है। गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनमें भगवान शिव की एक शक्ति है। गुरु जी इज अ लाइट डिवाइन, जो इस धरती पर लोगों को ब्लेस करने और लोगों में इंसानियत जगाने आए थे। गुरु जी ने हम जैसे हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम को, सफरिंग को ख़त्म किया है। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को शिक्षा देते थे कि गॉड इज़ ऑलवेज वन। वह हर जाति धर्म के लोगों को खुले दिल से स्वागत करते थे। मंदिर के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे, क्योंकि गुरु जी कभी किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। हमेशा गरीब लोगों की मदद करने की शिक्षा दिया करते थे। गुरु जी अपनी संगत को बहुत चाहते थे, बहुत ही प्यार करते थे। गुरु जी इज़ डिवाइन, गुरु जी इज ऑलमिटली इज नाइट मैजिशियन एंड प्रीस्ट इज अ गॉड। गुरु जी भगवान हैं, परमात्मा हैं, महाशिव हैं, महापुरुष, परमपिता हैं, अंतर्यामी हैं। मैंने हमेशा देखा है कि गुरु जी कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुला लिया करते थे। जहां उन्होंने देख लिया कि किसी को प्रॉब्लम है तो किसी ना किसी के जरिए उस व्यक्ति को अपने पास ही बुला लिया करते थे। जो भी व्यक्ति गुरु जी के पास पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आता, उसकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती थी। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, विश्वास करो, मंगो नहीं, मन्नो गुरु जी को। बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे और मेरे अंकल को ब्लेस किया। मैं, मेरे घर वाले, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम गुरु जी महाराज से साक्षात मिल सकें। मेरी पूरी लाइफ गुरु जी की गाइडेंस में ही है। मेरी लाइफ में हर पल गुरु जी का साथ है। मैं सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से कैसे मिली। मेरी क्लाइंट है शिखा आंटी। उनके हस्बैंड बहुत अच्छी जन्मपत्री पढ़ते, ऐसा उन्होंने बताया। तो 1999 में मैं उनके घर अपनी बेटी की जन्मपत्रिका बनवाने के लिए गई। ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वो स्वरूप देखते ही रह गई मैं, और स्वरूप को देखकर मुझे इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत शांति लगी, मन को सुकून लगा और ऐसा लगा कि मैं स्वरूप देखते ही रहूं। वो स्वरूप था गुरु जी का। उस स्वरूप में गुरु जी ने लाल चोला पहना हुआ था और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गाल पकड़े हुए थे। मेरी नज़र स्वरूप से हटी ही नहीं। मैंने शिखा आंटी से पूछा कि आंटी ये किनका स्वरूप है? तो उन्होंने मुझे बताया कि यह तो गुरु जी का स्वरूप है। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आप गुरु जी से मिले हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हर शनिवार वे गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं एम्पायर स्टेट में। तो मैंने शिखा आंटी को कहा कि मुझे तो भी गुरु जी के दर्शन करने हैं, मुझे भी आप गुरु जी के दर्शन करने लेकर अपने साथ आओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़रूर आपको शनिवार को लेके जाऊंगी। गुरु जी अंतर्यामी है, शायद उन्होंने ही मुझे अपनी शरण में बुलाया है। शिखा आंटी मुझे एम्पायर स्टेट लेके गई, उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया। मैंने गुरु जी के श्री चरणों में शीश झुका के माथा टेक और बैठ गई। वहाँ पर बहुत संगत बैठी हुई थी, चुपचाप शब्द सुन रही थी। मैंने देखा कि वहाँ कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जल प्रसाद लिया, मैंने चाय प्रसाद ली और कुछ ही देर में लंगर प्रसाद खाया, जो कि बहुत स्वादिष्ट था। तो वहाँ पता चला कि जो लंगर प्रसाद वहाँ खाएगा वह दवाई है और जो घर ले जाएगा वह मिठाई है या खाना है। वह गुरु जी के पास इतनी खुशबू आ रही थी कि ऐसे लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस गुरु जी को देखते ही रहें। उनसे तो नज़र भी नहीं हट रही थी। और मैं शनिवार को पूरी कोशिश करती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, उनके दर्शन करूँ। एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, कहते हैं आंटी हर वेले जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी नहीं करते। मैं हैरान हो गई और मैं सोचने लगी कि इनको कैसे पता कि मैं हर समय हर वक्त ही जय गुरु जी करके गुरु जी को याद करती रहती हूँ। मेरे साथ मेरे सानी अंकल, मेरी बेटी कनिका, मेरा बेटा लक्ष्य भी आए हुए थे। हम पूरे परिवार के साथ कई बार एक साथ गुरु जी के दर्शन करने जाया करते थे। और शिखा आंटी तो गुरु जी का जो चोला है वह ड्राई क्लीन करवाने के लिए ले जाया करती थी, तो उनकी पूरी कार गुलाब की खुशबुओं से महक जाती थी। एक दिन मैं और कुछ संगत गुरु जी के पास शाम को बैठे हुए थे। बस थोड़ी सी ही संगत रह गई थी। गुरु जी अपना चोला बदल के बाहर वापस आए। तो हम सभी को एकदम से गुरु जी ने कहा, चलो रात भी हो चुकी है। लेकिन गुरु जी ने कहा है तो चलना ही था। जैसे ही गुरु जी ने कहा चलो, सब उठ के गुरु जी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में चलने लगे। अब गुरु जी कुतुब मीनार के पास किसी के घर पर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे।
उनके घर ले गए, वहाँ चाय प्रसाद लिया और गुरुजी बातें करने लग गए। सारी संगत नीचे कारपेट पर बैठ गई और थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा कि मेरी ना पीठ के नीचे। मैंने सोचा कि गुरुजी क्यों पीठ मलवा रहे हैं। मैं सोचने लगी कि उन्हें क्या हुआ है, वो मुझसे पीठ क्यों मलवा रहे हैं। और मैंने धीरे धीरे उनके पीठ मलना शुरू की। गुरुजी का शरीर इतना मुलायम था कि मुझे तो हाथ लगाने में भी बहुत डर लग रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ज़ोर ज़ोर से मल। तो उनकी पीठ इतनी नरम और मुलायम थी कि ज़ोर ज़ोर से मलने से उनकी पीठ पूरी लाल हो गई। और बस गुरुजी की पीठ मलते मलते थोड़ा टाइम हुआ, गुरुजी ने कहा जा तेरा कल्याण किता। उस समय मुझे समझ नहीं थी कि इन शब्दों का मतलब, इन शब्दों का मायने क्या है, और मुझे यह भी नहीं समझ आया कि गुरुजी ने अपनी पीठ क्यों मलवाई। उनकी पूरी पीठ लाल हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो अब मुझे ऐसा लगता कि शायद गुरुजी को मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम दिखी, कोई बीमारी दिखी, जिसका कष्ट उन्होंने मुझे इस प्रकार से कटवाया। गुरुजी को कोई सफरिंग बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वह अपने आप जान जाया करते थे और ठीक कर देते थे। अब मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने हाथ से गुरुजी की पीठ मली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को एकदम से गुरुजी के चरण दिखे वहाँ सोफे पे, एकदम से पूरे नीचे के फिट सच में दिखे, मजाक नहीं करूँगी मैं। ऐसा कभी बोलती हूँ आपको, मतलब कहाँ बैठे बैठे नहीं दिखे, सिर्फ चरण दिखे मेरे को। कहाँ पर, इसके ऊपर, कुर्सी के ऊपर ऐसे वाले ऐसे चरण दिखे, ऐसे ब्लेस हो इतने फीट, इतने बस चरण दिखे गुरुजी। पहली बार मेरे को कुछ दिखा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसमें कि रहने दो, नहीं नहीं, वो तो ऐसे डाल दो। क्या आप कहीं नहीं? संगत जी, एक शाम को मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं मेडिसिन हर शाम लेती हूँ और बहुत सालों से ले रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे देखते हुए कहा कि मेडिसिन छोड़ दे, कोई लोड नहीं खाने दी। अब गुरुजी ने कहा तो जो इतने सालों से मैं मेडिसिन खा रही थी वह मैंने गुरुजी के कहने पर छोड़ दी। और यह सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। और जब भी मुझे गुरुजी की खुशबू आती है मैं समझ जाती हूँ गुरुजी मेरे अंग संग हैं। संगत जी, एक शाम को जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा मेरी नाभि सूंघ लो। उनकी मैंने नाभि सूंघी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बता ये कैसी खुशबू है। मैं नहीं बता पाई कि खुशबू कैसी है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि यह तो कस्तूरी की गंध है, क्योंकि संगत जी ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी भी स्मेल नहीं की थी। बहुत ही प्यारी खुशबू थी। यह सब गुरुजी की ही महिमा है। मुझे लगता है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मैंने गुरुजी की नाभि की खुशबू ली, स्मेल ली। जब भी हम गुरुजी की शरण में जाते बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती। मैं जब भी गुरुजी के दर्शन करने जाती, हमेशा गुरुजी कहा करते थे आया करो। और जब भी गुरुजी के माता पिता आते थे वह हमेशा संगत के साथ बैठा करते थे और गुरुजी के चरणों में सर झुकाया करते थे। एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक लेडी को, जो कि बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, जो एक मिनिस्टर की वाइफ थी, उन आंटी को पकड़ पकड़ के लाया जाता था। धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग से वह अपने आप ही चलने लगी। यह सब गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी ने कई बार अपने हाथों से प्रसाद दिया और गुरुजी की उन ब्लेसिंग से वो लेडी चलने लगी। और गुरुजी ने मुझे आने के समय बोला कि बड़े मंदिर आना। और फिर मैं अपने अंकल, बेटी और बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने हम सबको ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ ही चेंज हो गई और मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो गए। एक शाम गुरुजी ने मुझे बताया कि एक प्रलय आएगी और दुनिया में बहुत सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी संगत को कुछ भी नहीं होगा। शायद गुरुजी यह कोरोना के बारे में ही बोल रहे थे। गुरुजी ने बहुत संगत की बीमारियां दूर की हैं। एक संगत को गुरुजी ने कहा कि 10 डॉक्टर मैंने फेल कर दिए हैं, जा एग्जामिन करा ले, कुछ भी नहीं निकलेगा। फैमिली प्रॉब्लम ठीक कर दी, कैंसर पेशेंट को ठीक कर दिया। संगत जी हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक किया। और अगर गुरुजी फैमिली में एक मेंबर को ब्लेस करते थे तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाया करती थी, और आज भी हो जाती हैं। 31 मई 2007 गुरुजी ने बहुत जल्दी समाधि ले ली और गुरुजी की मर्जी से ही वहाँ जाना होता है। और हरजीत आंटी से पता चला कि नोएडा के 30 सेक्टर में प्रभा लाभा आंटी और अंकल के घर पे हर महीने सत्संग होता है। उस साल में तकरीबन हर महीने सत्संग में जाया करती थी। एक सत्संग वो शेयर करना चाहती हूँ। एक रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरी मम्मी के घर पर आए, मम्मी के घर में, और थोड़ी देर बैठने के बाद उसके जाने लगे और कहने लगे कि मुझे और भी कहीं जाना है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत ही नरम था और उनके हाथ का स्पर्श अभी भी मुझे याद है। बड़े मंदिर भी जाती हूँ, लाइनें लगा करती हैं। मुझे याद है गुरुजी कहा करते थे कि देखना बड़े मंदिर में, और हर जगह लाइनें लगा करेंगी। इसके अलावा मैं फेसबुक पर संगत के मैसेज भी पढ़ती हैं, और जब भी गुरुजी कुछ क्वेश्चन करती मन में, मुझे कोई ना कोई रूप में फीडबैक पर मैसेज मिल जाते थे, गुरुजी की तरफ से आंसर मिल जाते थे। 2018 को मेरे घर पर संगत जी काम करने वाली जो लड़की है वो छुट्टी पर चली गई, फिर वापस ही नहीं आई, और हम लोग बहुत परेशान हो गए कि काम वाली आ नहीं रही है।
अब देखो गुरुजी ने कैसे लड़की को हमारे पास भेजा। उस लड़की ने जब अपना फ़ोटो भेजा और उसकी फ़ोटो में दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, मैंने उस लड़की का स्वरूप देखते ही उसे फ़ोन किया और उसे बुला लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़की को गुरुजी ने ही मेरे पास भेजा था। एम्पायर स्टेट में एक बार संगत से पता चला कि गुरुजी ने अपनी मदर को बोला जितने भी लोग आए हैं उन सबके लिए चाय प्रसाद का इंतज़ाम करो। तो उनकी मदर ने बोला ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना इंतज़ाम कैसे होगा, सबको पूरा नहीं हो पाएगा। परंतु पता नहीं गुरुजी की मेहर से सबको चाय प्रसाद मिली और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की को स्किन डिजीज़ की बहुत प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और पूरे तरीके से वो ठीक हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है और मैं तो गुरुजी का मंत्र जप सुबह शाम करती हूँ। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी मेहर करी, मेरे परिवार पर कृपा करी। और गुरुजी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे सब कुछ, मेरे पिता मेरे सब कुछ हैं। गुरुजी बस यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही सारी साथ संगत को मुझ पर, मेरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी की ही पुरानी संगत कमांडर विमल नागपाल अंकल हैं, उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरी जैसे तुझ प्राणी को अपनी शरण दी और मौका दिया कि मेरी जर्नी गुरुजी ने इस जन्म में 98 से शुरू करवाई। मैं आर्मी में था उस समय और गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में मुझे मेरे सीनियर लेके गए थे। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी के पास हम गए, मैंने माथा टेका। मेरी आंटी मेरे साथ थी, मेरे 2 बच्चे थे। जब बड़े हो गए उस समय काफ़ी छोटे थे, बेटा कोई 8-10 साल का रहा होगा, बेटी तो बहुत ही छोटी थी। अब जाके गुरुजी के हम आश्रम में बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में और मैंने अचानक देखा कि गुरुजी ने अपनी उंगली से इशारा किया और मेरे बेटे को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने पहले ही दिन उसे बुला करके कहा कि मेरे चरण दबा। वो गुरुजी के चरण दबाने लगा और गुरुजी ने अपने हाथ को फैला के कुछ इशारा किया। मुझे कुछ ध्यान तो नहीं है क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था। गुरुजी ने अपने 4 फोटोग्राफ निकाल कर मेरे बेटे को दिए। तो पहले दिन ही गुरुजी ने 4 फोटोग्राफ दिए, मेरे लिए, मेरी आंटी के लिए, मेरे बेटे के लिए और बेटी के लिए। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि गुरुजी ने हमारी एंट्री गुरुजी के दरबार में स्वीकृत कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली। ऐसे गुरु और ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में अपनी एंट्री रजिस्टर करने में सालों लग जाते हैं। संगत जी, जैसा कि मैं खुद सिख फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जब भी संगत में शब्द चला करते तो गुरबानी चला करती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मुझे वह सुन के बहुत इंटरनल पीस फील होता था। पर शायद गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी। मैं करीब 10 या 15 बारी गुरुजी के पास गया हूँगा और मेरा वहाँ जाना छूट गया। उनका जरूर कोई 2 कारण रहे होंगे। संगत जी, उन दिनों जब मैं गुरुजी के पास आया करता था, मैं यंग था, आर्मी में था, तो लोग बोला करते थे कि अरे यंग हैं, आर्मी में हैं, कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। और कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे कि इस देश को किसी ने ख़राब किया है तो गुरुओं ने ख़राब किया है। और एक बड़े स्पष्ट बोलने वाले जर्नलिस्ट थे और उनकी राइटिंग ने भी शायद मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो इस वजह से मेरा गुरुजी के यहाँ जाना छूट गया। और दूसरा कारण यह था कि मेरा दिल्ली से कोच्चि ट्रांसफ़र हो गया था, तो ऑब्वियसली छूटना स्वाभाविक ही था। और बाद में जब मैं दोबारा गुरुजी से जुड़ा तब मुझे ख्याल आया, एहसास हुआ कि हमने क्या खो दिया इस बीच। और जब मैं 2003 में दिल्ली ट्रांसफ़र होके आया, जब भी मैं अंधेरिया मोड़ से गुड़गांव की तरफ मुड़ता तो मन में यह रहता कि अरे यहाँ एक गुरु थे जहाँ मैं आया करता था। वो मेरे अंदर फील कर रहा था, वो खिंचाव में फील कर रहा था। तो मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ। और कहते हैं ना कि मध्यम तो कोई बनता है। मध्यम बने मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई, उन्हें संगत कमांडर अंकल के रूप में जानते हैं और मध्यम बने मेरे सीनियर के रूप में जानती है कमांडर शर्मा। तो एक दिन कर्नल शर्मा अंकल ने मुझे कहा कि विमल, मेरे गुरुजी हैं, तुम चलोगे क्या? तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुको, क्या आपके गुरुजी अंधेरिया मोड़ के आसपास रहते हैं? उनके चेहरे पर बहुत चमक है, उनके चेहरे पे तो नजर भी नहीं टिकती, बड़े स्मार्ट से गुरुजी हैं। शर्मा अंकल मुझे कहने लगे कि तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा कि खुद उनके हाथ के दिए हुए मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं उनके। कहते हैं कि तो फिर चलो। फिर संगत जी, आप बिलीव करना, वो मुझे दोबारा लेकर के गए। और जैसे ही मैंने इंटर किया तो वहाँ बहुत बड़ा फेमस जर्नलिस्ट जो बहुत क्रिटिकल आर्टिकल लिखता था, वह गुरुजी के चरणों में दबा रहा था। मेरा पहला फंडा क्लियर हुआ कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो गुरुओं के बारे में बोलता था आज गुरु के चरणों में बैठा है। तो ऑब्वियसली ये है जो गुरु हैं, कोई साधारण गुरु नहीं है, बहुत ही सच्चे गुरु हैं। संगत जी, जब मैं 98 के लगभग आसपास देखता था कि संगत आंटियां गुरुजी के चरण दबा रही हैं, कोई कंधा दबा रही है, तब मैं इतना बेवकूफ़ इंसान था, समझ नहीं पाया। तो बाद में जब दोबारा जुड़ा तो एहसास हुआ कि गुरुजी उन संगत का कल्याण कर रहे थे, उनके रोग दूर कर रहे थे, उन्हें जहाँ जहाँ से पेन होता था उन दर्द को दूर कर रहे थे। उन दिनों मेरे से छोटी बुआ करती और उसे स्कूल ट्रिप से जयपुर जाना था। हम लोग गुड़गांव में रहा करते थे। उन दिनों बहुत ज़्यादा टैक्सी भी नहीं चला करती थी। तो मुझे फैमिली ने कहा हुआ था कि आप ऑफिस से आज जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी निकला। मैं महरौली गुड़गांव
रोड लेके घर आया करता था। तो जैसे ही मैंने अंधेरिया मोड़ से टर्न किया तो मेरी गाड़ी वैगनार का क्लच वायर टूट गया। अब क्लच वायर टूट गया तो गाड़ी चल नहीं सकती थी। मैंने कोशिश करके उस गाड़ी को थोड़ा साइड में खड़ा किया। तो पुरानी संगत को याद होगा, उन दिनों वहाँ पर एक कोयला बेचने वाली एक टाल हुआ करती थी। तो वहाँ जो इंसान बैठता था उस कोयले की टाल में, तो उसने मुझे बोला कि भाई साहब यहाँ से गाड़ी हटा दीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब देखता हूँ क्या हो सकता है। तो मैंने उसे कहा कि मैं मारुति हेल्पलाइन वालों को फ़ोन करता हूँ। हेल्पलाइन वालों ने कहा ही नहीं आ रहे, और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँ कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और ऐसा करते करते करीब 1 घंटा बीत गया। और जो वहाँ कोयले की ताल में इंसान बैठा हुआ था मुझे बहुत परेशान करने लगा। मैं दोबारा कार में बैठा तो मुझे अचानक गुरुजी का ख्याल आया। मैंने सोचा कि गुरुजी तो बहुत कमाल करते हैं, चमत्कार कर देते हैं। संगत जी विश्वास करना, मैंने गुरुजी को सच्चे मन से प्रार्थना करी कि हे गुरु महाराज कुछ तो मदद करो, यहाँ मैं फंस गया हूँ। उधर मेरी बेटी फंसी हुई है, उसका फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं ये प्रार्थना करके बाहर निकला, बाहर आया कार से। संगत जी आप विश्वास करिएगा प्लीज़ कि जो इंसान मुझे गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहा था वो वही इंसान कहता है कि भाई साहब आप बहुत परेशान हो रहे हो, खामखाई आप एक काम करो, यहाँ बैठो और चाय पियो। और जैसे उसने चाय का नाम लिया, मैंने बोला कि लो मिल गई चाय प्रसाद, जय गुरुजी। तो उसने कहा कि आप परेशान हो रहे हो तो आप चाय पियो, अगर बोलो तो मैं अपना मैकेनिक बुला लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बुला लीजिए। 15-20 मिनट बाद उसका मैकेनिक आ गया। इस बीच मेरे घर पे फ़ोन कर दिया था कि आंटी आप कुछ इंतज़ाम कर लो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो आंटी ने किसी से लिफ्ट लेकर के एयरपोर्ट ड्रॉप करने का इंतज़ाम कर लिया। वो मैकेनिक आया, तब तक बहुत अंधेरा हो गया था। उसने अंधेरे में ही मेरी गाड़ी की क्लच फायर चेंज करी, मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, चलने लगी। तो ऐसे गुरुजी महाराज आपके टफ टाइम में, आपके मुश्किल टाइम में कैसे मदद करते हैं, आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देते हैं। यह मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था 2003 में गुरुजी से दोबारा जुड़ने के बाद। जब हम दोबारा जुड़े तो मेरे साथ मेरी मदर भी आना स्टार्ट हुई एम्पायर स्टेट। मेरी मदर को एक कान में कम सुनाई देता था और वह स्टिक लेके चलती थी। जब हम एम्पायर स्टेट गाड़ी में गाड़ी बाहर खड़ी करते थे तब मेरी मदर स्टिक के सारे अंदर जाया करती थी। काफी सारी संगत ने देखा होगा कि बाथरूम के साइड में जो किचन है उस किचन के कैबिनेट पर गुरुजी वहाँ होते थे, और वहाँ एक दरवाजा है जहाँ पर मेरी मदर अपनी लाठी टिकाया करती थी। मेरी मदर गुरुजी के चरणों में माथा टेकती थी और हम सब गुरुजी का आशीर्वाद लेके लंगर प्रसाद खा के बाहर आ जाया करते थे। संगत जी मेरी मदर जब बाहर आती थी तो अपनी लाठी को अपने हाथ पर टांग लिया करती थी और इतनी तेजी से चलती जैसे कोई क्रॉस कंट्री रेस चल रही हो। लंगर खाकर, लंगर की इतनी पावरफुल एनर्जी और गुरुजी की ब्लेसिंग से वो इतनी तेज चला करती थी। वो गाड़ी के पास पहले पहुंच जाया करती थी, हमारा इंतजार करती थी। तो वह गुरुजी के लंगर की ब्लेसिंग्स हैं। आप इसे पूरे फुल फेथ के साथ लीजिए, इसका एक कण भी वेस्ट ना करें। एक दिन मेरी मदर ने मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि माता जी आओ बैठो। तो मैंने कहा माता जी, मैंने बोला मम्मी यह हो नहीं सकता। मैंने कहा आपको ऊंचा सुनाई देता है तो आपको ऐसे लगा होगा, उन्होंने आपको माता जी बोला है। तो मम्मी कहती है कि ठीक है तू ना मान। दूसरा हफ्ता आया, मम्मी ने वही बात बोली। तीसरा हफ्ता आया, वही बात बोली। मैंने बोला मम्मी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा कि आप ऐसी सब बातें मत करो, गुरुजी सबको अंकल आंटी ही बोलते हैं। मम्मी कहती मुझे कि तू ना मान, तेरी मर्जी। गुरुजी गुरु पूर्णिमा का दिन आया, हम बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ, हम सभी संगत वहाँ डांस कर रहे थे। शिव मूर्ति के पास एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जिस पर गुरुजी बैठे हुए थे। और सडन रात के 1:30 बजे गुरुजी ने कहा कि चलो सबकी छुट्टी। मेरी मदर गुरुजी के आगे से निकल रही थी और मैं मदर के पीछे था। सडन गुरुजी कहते हैं चलो माता जी चलो, और इतनी तेज गुरुजी ने बोला कि मैं सुनकर मैं भी ठिठक गया। बेसिकली गुरुजी मुझे कहना चाह रहे थे कि तू मुझ पर शक करता है। तो गुरुजी ने इस प्रकार मेरे फंडामेंटल क्लियर कर दिए थे। और मेरी माता जी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया करती थी। तो मदर आती रहती थी। तो एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा होगा कि माता जी कभी कभी आराम कर लिया करो। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि विमल इसका क्या मतलब हुआ। तो मैंने कहा कि मम्मी आप आराम किया करो, कभी कभी जाया करो। गुरुजी का 2006 में गुड़गांव में आगमन हुआ, इतनी सेवा करने का मौका मिला, बहुत ब्लेसिंग्स मिली और हर कोई गुरुजी की आरती करना चाहता था। बहुत सारी संगत है तो लॉटरी निकाली गई। जिस संगत की लॉटरी निकली उसमें मेरा परिवार बहुत ही आंटी लकी हैं कि उनकी लॉटरी निकली। तो गुरुजी आए, गद्दी पर विराजमान हुए और मुझे सेवा मिली कि मुझे सारे पावर पॉइंट्स वगैरह सारे देखने हैं, माइक वगैरह देखना है। तो गुरुजी का जो स्टेज बनाया गया था उस पर कोई छत नहीं थी। संगत जी अगर 2006 का आप पुराना वीडियो देखें तो जो स्टेज बनाई गई थी उस पर छत नहीं थी और ठंड का मौसम था। अचानक से धूप इतनी तेज निकली। इतने में कर्नल शर्मा अंकल ने मुझे कहा कि विमन पंखों का इंतजाम करो, इतनी सर्दी थी। और मैंने बोला कि अंकल 10 मिनट के अंदर मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँगा पंखों का। अब वो तो सीनियर हैं और फौजी भी, उन्होंने तो बोल दिया इट शुड बी डन। मैंने कहा हो जाएगा। अब गुरुजी का आशीर्वाद, मैंने टेंट वाले को फ़ोन किया, मैंने उसे कहा कि भाई स्टेज पर पंखे लगाने हैं, धूप निकली हुई है। तो आप सोचिए संगत जी, जिस टेंट वाले को मैंने फ़ोन किया वो बोलता है बिल्कुल हो जाएगा।
मैं अभी लेके आया। मेरी जो गाड़ी है उसमें पंखे रखे हुए थे और मैं अभी लेके आया। आप सोचिए, संगत जी की ठंड का समय था, कैसे पॉसिबल है कि टेंट वाला अपनी गाड़ी में पंखे लेके घूमेगा। संगत जी जब तक पंखे लगते, गुरुजी ने अपने सिर पर हाथ किया और आसमान की तरफ देखा। उसमें आप देखेंगे वीडियोस में भी, पता नहीं कहाँ से कैसे गुरुजी ने अपने ऊपर छत के ऊपर एक बादल का टुकड़ा क्रिएट किया। गुरुजी के ऊपर छाया हो गई। उसमें हमें एक शिक्षा मिली कि गुरुजी का अगर कुछ भी अरेंजमेंट करना है तो बहुत परफेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। मेरी मदर आई संगत में और मैं वो स्टेज पर चढ़ गई। गुरुजी से हिम्मत करके पूछ लिया कि गुरुजी मैं आपके मंदिर आ सकती हूँ पास स्टेट। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वे जस्ट स्माइल कर रहे थे। अप्रैल के महीने में हम सुखमनी साहिब का पाठ करके गुरुद्वारे से आ रहे थे। 23 अप्रैल रास्ते में कार में मेरी मदर चली गई और मैं बहुत बहुत रोया। इतना शॉक हो गया कि आई हैव गॉन इनटू द शेल। मैंने कहीं भी बाहर निकलना बंद कर दिया। सबने मुझे बोला, सबने मुझे समझाया। कर्नल शर्मा अंकल ने भी मुझे बोला कि भैया शेल से बाहर निकलोगे तो ठीक होगा, बाहर निकलो। अब ये बात रही होगी अगस्त की। हमारे गुरुजी महाराज ने गुड़गांव में सत्संग शुरू किए थे। एक अंकल हैं जो आजकल यूएसए चले गए हैं, उनके यहाँ सत्संग रखा था। उस रात को भी मैं अपने घर पे सोया हुआ था और अपने गिल से बाहर ही नहीं आ रहा था क्योंकि मदर मेरे साथ थी। मैंने बचा नहीं पाया। घर में भी मैं किसी से बात नहीं करता था। उस रात को सडन 3 बजे मुझे ऐसे लगा कि किसी ने लाइट जला दी मेरे कमरे की। जब मैंने आंखें खोली तो पूरे कमरे में रोशनी भरी हुई थी, पूरी दुधिया रोशनी। और मैं बहुत परेशान हो गया और देखा कि मैंने साइड में गुरुजी खड़े हैं और एक ग्रीन कलर का चोला है गुरुजी का, वह डाला हुआ था गुरुजी ने। और मुझे कहते हैं, अरे क्यों परेशान होता है, माता जी को लेके परेशान है, आ देख। मैंने सडन देखा कि गुरुजी, मेरी माँ गुरुजी के साथ खड़ी हुई है और मेरी माँ मुझसे कहती है कि अरे मैं ठीक हूँ, तू चिंता ना करया कर, रोया ना कर। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी माँ के लिए नहीं रोया क्योंकि मुझे मालूम है वो जहाँ कहीं भी है, मैं आज गुरुजी की शरण में है और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी की शरण में ही रहें। तो इस प्रकार से गुरुजी की हमारे परिवार, हमारे पे, मुझ पर, मेरी माँ पर, सब पर गुरुजी की बहुत असीम कृपा रही है। संगत जी, गुरुजी के ऐसे अनेकों कृपा, अनेकों ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। गुरुजी जब भी कहीं कभी भी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला सत्संग जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं, तो आज भी हम एक ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी सुनेंगे। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुकी झोपड़ियों में हुआ था। उनके पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुरानी टी शर्ट दी और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी पापा की मदद की है। जॉर्डन ने सिर हिलाया, बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया, फिर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक वेयर स्टेशन पर गया। वहाँ वह 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश करता रहा। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता और बेच के आ जाता था। 10 दिन में अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है इन कपड़ों को $20 तक बेचा जा सकता है? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है, यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते, कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े का पर डोनाल्ड डक और शरारती मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया और उसने एक अमीर बच्चे के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्दी नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वह कपड़ा खरीद लिया। छोटा 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने के बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एजेंट्स की अभिनेत्री फराह पॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह मार्केट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब पॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह पॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी करी और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू आते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। दूसरा जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया
सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए हैं उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, यही कि जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम उन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमज़ोर रखने का कोई कारण था? तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावादी है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। इसलिए संगत जी, हमें अपनी क्षमताओं का पूरा विस्तार करना चाहिए, हमें अपनी क्षमताओं को पूरा पहचानना चाहिए। और संगत जी, हर एक समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है जो हमें उस समस्या से ना सिर्फ छुटकारा दिलाएगा बल्कि हमें शायद खुद बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए संगत जी, अपनी क्षमताओं को पहुंचने के लिए, मुश्किल परिस्थितियों से अपने आप को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। हल आपके पास ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।